अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ बेसिकली दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस वैसे पुरानी पार्टी है और बीजेपी नई पार्टी है, बट मेरे ख्याल से दुनिया की सेकंड या फर्स्ट नंबर पे शायद आ रही है ये पार्टी पॉपुलैरिटी में। ठीक है, तो अभी इसी के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि इस के अंदर कौन सी वाली जो है अच्छी पार्टी है। वैसे बीजेपी काफ़ी टाइम से अभी गवर्नमेंट उसी की है, तो मोदी ने काफ़ी अच्छे काम भी किए, काफ़ी नहीं मतलब तकरीबन सारे ही अच्छे काम किए हैं अपने कंट्री के लिए। तो लेट्स गो देखते हैं। इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो मैं किसी और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूँ तो वो भी आप लोग मुझे वहाँ पर लिंक भेज सकते हो। तो लेट्स गो देखते हैं इसमें क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये तो आपको गौरव पता ही भैया होगा की कि वीडियो है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का जन्म हुआ था और 6 अप्रैल 1980 यानी 100 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जो कि आज इंडिया हाँ, की रूलिंग पार्टी है। तो इन दोनों में से बेहतर कौन है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन दोनों ही पार्टियों ने देश और देशवासियों के लिए क्या क्या किया है? जैसे कांग्रेस ने 2009 से 2014 के बीच में पर डे 11.7 किलोमीटर की रोड बनाई थी, एक लेकिन दिन के बीजेपी ने अंदर। 2014 से 2019 में पर डे 27 किलोमीटर की रोड बनाई। और आज ओ भाई साहब, ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए अगर अगर ये बनी है। अभी बल्कि इसके बाद 37 किलोमीटर भी है। 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवेज बन रहे हैं। तो क्या ओह वाओ, यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि रोड से ही आप लोग कनेक्ट हो पाते हो दूसरे तीसरे शहरों के साथ। और अगर इस हिसाब से बीजेपी की बात कीजिए तो बहुत फास्टली वर्क कर रहा है यार। इंडिया के लोगों का बीजेपी को पावर में लाना सही था? अब इससे पहले कि राइट। आप झटाक से फैसला करो, एक पॉलिटिकल पार्टी तो तभी अच्छी होती है ना जब वो देशवासियों से किए अपने वादों को पूरा करे, है ना? राइट। पर रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी सरकार ने 2014 कैंपेन में किसानों से किए अनाज के मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर गवर्नमेंट किसानों से अनाज लेती है, उसे बढ़ाने के वादों को आज तक पूरा नहीं किया, जिसके हाँ। चलते अब इंडिया भर अच्छा में ये किसान आंदोलन हो रहे हैं। अच्छा ये यानी प्रोटेस्ट अगर होते इस रहते हैं। एंगल से बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी शायद कांग्रेस से हार जाएगी, पर सिर्फ इससे भी फैसला हो सकता है क्या? और इसीलिए नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी ने बहुत अच्छी की हैं। अगर कुछ चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाए, हो सकता है आने वाले टाइम में डिलीवर कर दे, बट जहाँ तक अभी की सिचुएशन है इंडिया के अंदर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है। लोग मैं लेकर आया हूं आज का ये वीडियो जिसमें हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे इन दोनों पॉलिटिकल सुनना पार्टीज का। पड़ेगा सो बहुत लेट अस गौर गेट से। ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ओके। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया आज अपने जीडीपी का 4% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है, लेकिन इंडिया के इस 104.8 बिलियन डॉलर्स के खर्चे के अलावा इंडिया को अपने डेवलपमेंट के लिए 777.73 बिलियन डॉलर्स लगेंगे, वो भी 2022 तक। पर अगर हम अब तक इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले सबसे बड़े वो पॉलिटिकल इसी पार्टी की गवर्नमेंट की बात करें, जैसे मैंने बताया था, कांग्रेस ने 2009 से 2014 तक रूलिंग पीरियड में 11.7 किलोमीटर्स पर डे के रोड्स बनाए थे, और बीजेपी ने वहीं 2014 से 2019 तक 27 किलोमीटर पर डे के रोड बनाए, जिसकी वजह से हमारे देश के रूरल इलाके जो 2014 तक शहरों से और नेशनल हाईवेज से 56% कनेक्टेड थे, वो 2018 में बढ़कर 88% कनेक्टेड हो गए। नाइस। पर इन दोनों ही गवर्नमेंट में आया एक बड़ा बदलाव। कांग्रेस रूलिंग पार्टी में जहां रोड कंस्ट्रक्शन ज्यादा और कंपनीज को रोड प्रोजेक्ट्स कम अवार्ड किए जा रहे थे, वहीं बीजेपी सरकार के आते ही ये चीज बिल्कुल उल्टी हो गई, और साथ ही साथ इंडिया के नेशनल हाईवेज जो सिर्फ 4.58% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे थे, वो 21.19% की ग्रोथ रेट से बढ़ने लगे। पर सिर्फ रोड्स ही नहीं, रेलवे लाइंस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए 2.3 लाख करोड़ खर्च किए थे, और वहीं बीजेपी ने 3.83 लाख करोड़ की स्पेंडिंग की थी। लेकिन जहां कांग्रेस ने 7,600 लाइंस बिछाई थी, बीजेपी ने 9,500 लाइंस बिछा दी।
बट अच्छा काम हो रहा शायद है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने तेजी से बढ़ाने वाले बीजेपी में थोड़ी कमी रह गई, क्योंकि बीजेपी क्या? ने रोड्स और रेलवेज इन दोनों ही एस्पेक्ट में कांग्रेस से ज्यादा तो किया। लेकिन 2019 में इंडिया के डिजिटल न्यूज आर्टिकल द प्रिंट में आए एक डेटा के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इन दोनों ही दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स डिलेड थे। जहां कांग्रेस के समय में डिलेड प्रोजेक्ट 1/3 थे, वहीं बीजेपी के समय में ये 1/4 थे। यानी दोनों में ऐसे? बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। बट वी कैन से कि बीजेपी वॉज अ लिटिल बेटर। अब बढ़ते हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के इस मुकाबले में इन दोनों सरकारों की लाई हुई पॉलिसीज और उन पॉलिसीज के परिणाम की बात पर। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने बताया था, बीजेपी के 2014 के कैंपेन में किसानों को एमएसपी बढ़ाकर देने की बात करने के बाद भी बीजेपी के इस तरफ कदम ना उठाने की वजह से किसानों ने पिछले साल अगस्त से प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, जो अभी तक चल रहे हैं। लेकिन ये तकलीफ किसानों को अभी से नहीं, पर कांग्रेस के सरकार से भी थी, जिसके चलते उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को वोट दिए थे। और अब कुछ नतीजा ना आने पर यह प्रोटेस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि इंडिया के किसान गवर्नमेंट से फिक्स्ड एमएसपी परसेंटेज देने की मांग कर रहे हैं। ओह। लेकिन इस प्रोटेस्ट के चलते 2020 में लाए ये तीनों एक्ट लागू नहीं किए जा पा रहे हैं। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनेमो के बारे में बताना चाहता हूं, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मौजूद है। और इसमें आप अलग अलग एसेट्स जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। और तो और आपको इसमें मेरा फोकस, जिससे आप ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें दोनों रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज की, लॉज की और प्रोग्राम्स की, तो पीएम मोदी ने 2014 से 19 तक मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे कई कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज को लाए हैं। वहीं अच्छा, अगर ये कांग्रेस की अगर देखा जाए तो इनकी पॉलिसीज जो बीजेपी की, मुझे जहाँ जहाँ तक मुझे पॉलिसीज पता है वो बहुत परफेक्टली काम कर रही है। और इंडियंस, मोस्टली इंडियंस खुश हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि खुश नहीं होंगे। बहरहाल मोस्टली लोग बात खुश हैं इससे। करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, स्ट्रीट वेंडर्स के यार लिए nice, कानून लाए ये गए। अच्छी चीज और है। इसी तरह 2019 के इलेक्शन के दौरान इन दोनों ही पार्टीज के मैनिफेस्टो बहुत ही सिमिलर थे। लेकिन इन दोनों ही पार्टीज में उस मैनिफेस्टो तक पहुंचने की आइडियोलॉजी अलग थी। जैसे जहां मोदी सरकार आर्टिकल 370 को हटाना चाहती थी, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। कांग्रेस ने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ना लाने का वादा दिया था, जबकि दोनों ही पार्टीज जम्मू एंड कश्मीर की शांति चाहती थी। इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। पर सिर्फ पार्टीज की पॉलिसीज ही नहीं, अगर हम बात करें कि कांग्रेस ने अपने रूलिंग के समय कॉर्पोरेट्स को जो फंड दिए थे, तो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक इंडिया का बढ़ा हुआ एनपीए कांग्रेस की गलती थी। और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से यहां पर यह मतलब है कि बैंक के कॉर्पोरेट्स को दिए हुए लोन अमाउंट जो वो चुकाते नहीं है। पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पीएम मोदी के डीमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद जीएसटी की पॉलिसी लाकर इंडिया की इकोनॉमी को लगे धक्के को और गहरा कर दिया गया था, जिससे इंडिया की इकोनॉमी पर असर हुआ था। यानी सरकार चाहे कांग्रेस की रही या बीजेपी की, दोनों के रूलिंग के दौरान इंडियन इकोनॉमी को धक्का जरूर लगा था। कहीं ना कहीं पर अगर क्राइसिस। पॉलिसीज की बात करें तो लेकिन जो टाइम गौरव भैया बता रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल से कोविड भी आ गया था। तो कोविड 2019 में कोविड भी आ गया था, तो उसके बाद तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ की और इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें भी गई थी। बीजेपी ने इंडिया में कांग्रेस से बेहतर पॉलिसीज की शुरुआत की है। अब बारी आ चुकी है इन दोनों ही पार्टीज को उनके इंडिया के डिफेंस के लिए उठाए कदमों पर तोलने की। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये जैसे भी। इंडिया के वेपन्स डीलिंग की अगर बात करें, तो जो इंडिया कभी कांग्रेस के दौरान 15% वेपन्स इंपोर्ट करती थी ना, वो 2016 से 2020 के बीच घटकर 9.5% पर तो आ गया है। अच्छी बात पर है यार। इसके बावजूद आज हमारा इंडिया वेपन्स इंपोर्ट करने वाला सेकंड सबसे लार्जेस्ट देश है। यानी इंडिया है। अपने जीडीपी का 2.3% डिफेंस पर लुटाता है, जो 1960 से लेकर अब तक में पहली बार हुआ है। क्योंकि जहां बीजेपी टेररिज्म के अगेंस्ट एक्ट करने में बिलीव करती है, वहीं कांग्रेस को डिफेंस वेपन्स को जमा करके खुद को बचाने में बिलीव था, जिसके चलते इंडिया कांग्रेस के दौर में ज्यादातर वेपन्स खरीदता था। और आज इंडिया के मेजर डिफेंस वेपन सप्लायर्स फ्रांस, रशिया, यूएस, साउथ कोरिया और इजराइल है। हालांकि इंडिया जो कभी रशिया से 76% वेपन्स इंपोर्ट करता था, उसे इंडिया ने घटाकर बस से 58% कर दिया है।
और इंडिया की तो अच्छी बात है ना। वैसे भी इंडिया सारा का सारा अपना पैसा अपने दूसरे कामों पे लगा रहा है, जिसमें डेवलपमेंट सबसे मेन चीज़ है। गवर्नमेंट का ऐसा करने के पीछे का मकसद यही है कि वो अपने देश को सेल्फ सस्टेन्ड ओ बनाना चाहती है। ओ और इसीलिए अब इंडिया स्क्रीन पे गोली राफेल नहीं मारी। की डील की बात फ्रांस के साथ करके उसमें पार्टनरशिप रख के वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। और अब जो राफेल का नाम निकल ही चुका है, तो मैं आपको इंडिया के एयरफोर्स के राफेल के डील की भी बात बता देता हूं, जो कांग्रेस अच्छा, राफेल के डील से रिलेटेड मुझे भी कुछ है कि नरेंद्र मोदी ने कहीं से कुछ इन लोगों ने कुछ फ्रॉड किया था, पैसा मारा था। ये वैसे इंडिया की बात है, अब कुछ कंफर्म नहीं है इस बारे में। नरेंद्र मोदी पर राफेल डील को लेकर 50,000 करोड़ रुपए का हाँ, स्कैम का ये धब्बा वाला लगा है। स्कैम। Friends, the sweetheart deal and role of Modi government has also been now exposed. The यस। scandalous expose of Rafale scam involving massive corruption. उस डील की शुरुआत असल में अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में कांग्रेस के हिस्से के रूप में की थी। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस पर कांग्रेस का ये कहना था, मोदी जी ने रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा के बावजूद ये इंटीग्रिटी क्लॉज खुद हस्तक्षेप करके हटाया। क्या यही कारण है कि सीबीआई और ईडी ने 11 अक्टूबर 2018 से आज तक राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच से कन्नी काटी, आज तक इनकार करते हैं कि उन्होंने जो डील फाइनल की थी उसकी प्राइस उन्हीं के सरकार काल में फिक्स नहीं हो पाई थी। लेकिन जब इनसे प्राइस का एस्टिमेशन पूछा गया तो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुताबिक जहां ये प्राइस 42,000 करोड़ रुपीस का था, वहीं सीनियर पार्टी लीडर कपिल सिब्बल के मुताबिक राफेल का प्राइस 79,200 करोड़ रुपीस था। यानी इनके बीच ठीक-ठाक खुद ही फर्क डील है के ये। असली प्राइस को लेकर गड़बड़ चल रही थी। और बहुत बड़ा सिब्बल का फर्क तो है यहां ये। तक ये भी कहना था कि अगर कांग्रेस 21 करोड़ रुपीस और लगाती तो वो मोदी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा राफेल फाइटर्स लेकर इंडिया आती। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पार्टी ही जाने। खैर, इस यार ये जो बोलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग आते हैं कि मुझे पहले बताते मैं तुम्हें इससे सस्ती चीज़ लेके देता। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप उनसे रब्ता करो ना कि आप ये चीज़ हम लेने लगे हैं, मुझे ये सस्ती चीज़ लेके दो, कहेंगे यार उससे मेरा रब्ता नहीं हो रहा उस बंदे से या कुछ ऐसा। तो ये सारी पार्टीज ऐसी ही करती है। पॉलिटिकल पार्टीज का तो फंडा ही ये है भाई। में दोनों में से बेहतर पार्टी की बात करें तो ये पॉइंट तो बीजेपी को ही जाना है, जिसने राफेल की right. डील फाइनल कर ली। अब हाँ, भाई फाइनल लोग, तो इस हुआ पॉइंट कम के से कम। बाद हम एक मेजर इशू के बारे में बात करेंगे, जो है कांग्रेस और बीजेपी के रूल में करप्शन के बारे में। अब आई एम श्योर कि आपने ये मीम्स तो जरूर देखा होगा, पर जिस करप्शन की हम बात करने वाले हैं ना, उसका थप्पा सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस पर भी लगा हुआ है। तभी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोटालों की सिर्फ एबीसी सिखाई, लेकिन वहीं बीजेपी चीफ सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके घोटालों पर ए से जेड तक की कविता ही लिख दी, जिसका शायद यही मतलब है कि दोनों के रूलिंग पीरियड में घोटालों की कमी ही नहीं थी। होती लेकिन है। अगर ग्लोबल करप्शन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया 2013 में 94th रैंक पर आता था करप्शन में, और 2018 में इंडिया की रैंकिंग सुधर कर 78th रैंक पर पहुंच गई। पर करप्शन को रोकने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए? कांग्रेस काल में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को 2011 में ऑफिशियली लाया गया था। साथ ही 2006 में ई गवर्नेंस प्लान लाया था ताकि सिस्टम में मौजूद हर प्रोसीजर आसान हो और लोग करप्शन ना इंटरनेट कर से पाए। और साथ ही साथ connected हो। पीएम मनमोहन सिंह ने 2013 में लोकपाल बिल को फाइनली देश की सच्चाई बनाई थी, जिसके मुताबिक एंटी करप्शन केसेस की इंक्वायरी 60 दिनों में शुरू होकर 6 महीने में खत्म हो जानी चाहिए थी। अब ये सब काफी अच्छे कदम है जो कांग्रेस ने लिए थे, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सरकार का 2014 में पावर में आने का चुनाव ही करप्शन को खत्म करने के रीजन से हुआ था। लेकिन बीजेपी ने करप्शन को कम करने की तरफ डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे कदम उठाए। पर वहीं 2013-14 में बड़ी मुश्किल से आए लोकपाल बिल के पास होने के बावजूद अगले 5 सालों तक लोकपाल के लिए चेयरपर्सन और मेंबर्स तक नहीं जोड़े जा सके। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में इसके अलावा कोई भी और एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन या पुलिस नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास एंटी करप्शन लॉज से लेकर एंटी करप्शन पुलिस, कोर्ट और कई ऑर्गेनाइजेशंस भी है। ओवरऑल ये थे सारे पॉलिसीज जो बीजेपी ने डाले करप्शन को कम करने में, और इसके साथ ये भी मेक श्योर करने में कि उनके खुद के पॉलिटिकल लीडर्स करप्टेड ना हो। अब अगर बात करें इंडिया के करप्शन रैंकिंग को लेकर तो इंडिया में कम हुई बीजेपी है। सरकार के दौरान करप्शन कम था अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिपोर्ट्स।
बट देश में हुए इन सारे बातों के बीच में हम इन दोनों रूलिंग पार्टी के समय में फ्यूडलिज्म से लेकर फॉरेन रिलेशन कैसे थे उसको नहीं भुला सकते। तो इसी पर बात को आगे बढ़ाते फॉरेन हुए रिलेशन मैं आपको इसमें अच्छे फ्यूडलिज्म हुए को हैं आसान ज्यादा। भाषा में समझा देता हूँ। राजा का बेटा राजा बनेगा, इस पुरानी प्रथा को फ्यूडलिज्म कहते हैं। और कांग्रेस की फ्यूडलिज्म की बात करें तो लोगों ने पीएम मनमोहन सिंह को देश का पीएम नहीं कांग्रेस का मैनेजर बोल दिया था, जो गांधी परिवार के कांग्रेस लीडर्स के लिए काम करते थे। पर पीएम मनमोहन सिंह भले ही कांग्रेस की वजह से खुलकर देश के लिए काम ना कर पाए हो, उन्होंने पीएम बनने से पहले 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाकर इंडिया के इकोनॉमी की शुरुआत ही बदल दी थी। वहीं 2008 में जब इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, तब भी इकोनॉमी के बोझ तले दबकर जनता की टूटती हुई लाठी को इन्होंने राशन 1 से 3 रुपए सस्ता करने से लेकर लोगों के लिए स्कीम्स निकालकर उन्हें संभाला था। लेकिन कांग्रेस के फ्यूडलिज्म का सबसे बड़ा असर तो कांग्रेस के इन नेताओं पर हुआ, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की बात करने लगे, और कितने सारे चले भी गए जिन्हें सालों तक पार्टी में ग्रोथ नहीं मिल रही थी। लेकिन बीजेपी में 22 कांग्रेस एमएलएस के ज्वाइन होते ही कुछ ही टाइम में 11 को तो मिनिस्टर बना लिया, बिकॉज इस पार्टी में फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट नहीं था। अब देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मैंने आपको इनके फॉरेन रिलेशन तक सब कुछ बता दिया है। हालांकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, पर ये सारी चीजें किसी भी पार्टी के लिए मेजर कैटेगरीज में ही आती है। और इसीलिए अगर इन चीजों के बेसिस पर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क तो नहीं है, लेकिन हालातें बदल भी रही बहुत है, फर्क और पड़ा बेहतर है। भी हो रही है। और फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या करप्शन। और ऐसे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। एज ए पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ ना, देखो इंडिया में तो लोग क्या बोलते हैं, मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, या कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, वो एक डिफरेंट सी चीज़ है। मतलब वो एक आम सी चीज़ है लोगों के लिए। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से चीज़ ये होनी चाहिए कि कोई भी है, अगर मोदी की कोई भी इस तरह के काम है जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं या कुछ ऐसा, लेकिन अगर उसके अपने कंट्री के हिसाब से सही जा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक देखा जाए मोदी की गवर्नमेंट या बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई है, तो इंडिया ने काफ़ी तेज़ी से तरक्की की है। अपना इंटरनेशनली इनके रिलेशंस अच्छे हुए हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ इनकी ट्रेड वगैरह जहाँ पे बंद भी थी, यहाँ जहाँ पर वीज़ाज़ वगैरह के प्रॉब्लम्स थे वो ठीक हुए, और कंट्री के अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं ना, तो ये बीजेपी को इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो अपने कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो खैर ये तो अब आने वाले, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उन्हीं इलेक्शंस में पता चलेगा कि कितने लोग अब बीजेपी की सपोर्ट में हैं और कितने लोग कांग्रेस की सपोर्ट में हैं। तो आप लोगों ने भी कमेंट करके लाजिम बताना है कि आप लोग कौन सी पार्टी के सपोर्ट कर रहे हो। और अगर आप लोगों ने किसी और वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मुझे लिंक सेंड कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।